चले, तो आई होप आपने चैप्टर 3 अभी तक सारा अच्छे से समझ लिया मेरा बेटा। तो अब मैं जो है चैप्टर 3 का बचा हुआ जो हिस्सा है वो आपके साथ शेयर करता हूं। बेटा आज का जो आपका टॉपिक है उसका नाम है वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस। सो वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस कैसे काम करती हैं, अब वो मैं आपको सिखाऊंगा मेरे बच्चों। आप लोगों को बहुत ही ध्यान से इसको सीखना है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपके ना कुछ, शायद, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरे को ऐसा लगता है शायद आपके कुछ मिसकंसेप्शंस होंगे रिगार्डिंग सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, वो भी आज मैं दूर कर दूंगा। सो सबसे पहले अगर पेपर में आ जाए अजम्पशंस क्या हैं प्रेफरेंस थ्योरी की, तो हमने शुरू में पढ़ी थी, आपने देखा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में रिलेटिविटी होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। जो मैं अभी आपको अजम्पशंस कराऊंगा ये भी अजम्पशंस हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है वो जो तीन आपने अजम्पशन स्टार्टिंग में करी वो हर टाइप की प्रेफरेंस पर लागू होती हैं, इसलिए उनको एक्सियम्स भी बोला जाता है। मतलब किसी भी टाइप की प्रेफरेंस हो, चाहे वो डिस्क्रीट प्रेफरेंस हो, चाहे वो नॉर्मल गुड की प्रेफरेंस हो, चाहे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए प्रेफरेंस हो, चाहे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए हो, आई मीन यू नेम इट, जिस भी टाइप की प्रेफरेंस होगी मेरा बच्चा, वो आपको समझना है वो वाली assumption सबके लिए कॉमन है। कौन कौन सी? जो स्टार्टिंग में तीन करी थी, कंप्लीट, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये जो अब आप assumptions करोगे अंडर द टॉपिक वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस, राजे, ये वाली सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गुड्स में एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गुड्स में। तो आइए इसको एक एक करके समझाते हैं। इसमें दो assumptions हम सीखेंगे मेरे बच्चों। पहला, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अब हमें बहुत सारे बच्चे कहते हैं ओह मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं बहुत आराम से कर लूंगा। गुड फॉर यू अगर आप कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कहां पर आप फंस सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए ज्यादातर बच्चों से जब हम कहते हैं भाई मोनोटोनिक प्रेफरेंस आपकी वेल बिहेव प्रेफरेंसेस की पहली अजाम्पशन है या इन टोटल चौथी अजाम्पशन है, तो बच्चा कहता है मुझे मत बताओ मुझे आता है। हम कहते हैं भाई क्या आता है बता। अरे सर मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है मोर इज बेटर, मोर इज बेटर। क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही कुछ सीखा हुआ है मेरा बच्चा? मोनोटोनिक प्रेफरेंस मींस मोर इज बेटर। इफ यस देन प्लीज शेयर। परफेक्ट। सो तनिषा आपने भी यही सीखा हुआ है बेटा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस मींस मोर इज बेटर। या हम बच्चों को ना थोड़ा उनके हिस्ट्री पे ले जाते हैं, पास्ट में ले जाते हैं, वो एक तरह से उसको रीलिव करते हैं उस टाइम को जब उन्होंने मोनोटोनिक प्रेफरेंस पढ़ा था। तो आपको इस तरीके से मोनोटोनिक प्रेफरेंस पढ़ाया गया था। मैं एग्जांपल भी दे देता हूं कि देखो सपोज आपको दो बंडल्स देते हैं 10 8 10 10, तो कौन सा बंडल लेना पसंद करोगे? सर 10 10। तो बेटा तुम्हारी प्रेफरेंसेस मोनोटोनिक है। क्यों? बिकॉज मोर इज बेटर एंड यू आर प्रेफरिंग द बंडल विच हैज मोर ऑफ गुड्स। ऐसे ही कुछ किया था बेटा मोनोटोनिक प्रेफरेंस। परफेक्ट। अब मेरे बच्चे जो आपके दिमाग में गलतफहमी हो सकती है, 99% आई एम श्योर ये गलतफहमी होगी। अगर नहीं है तो इस हार में मेरी जीत है, लेकिन अगर है तो दिस इज राइट टाइम टू क्लियर दैट आउट। मेरे बच्चों अगर मैं कहता हूं मोनोटोनिक प्रेफरेंस की इंप्लीकेशन बताओ इन टर्म्स ऑफ आईसी, मोनोटोनिक प्रेफरेंस की इंप्लीकेशन बताओ इन टर्म्स ऑफ आईसी, तो मुझे ज्यादातर बच्चों का जवाब मिलता है हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन। मैंने कहा कम अगेन। सर मोनोटोनिक प्रेफरेंस मींस मोर इज बेटर, सो इन टर्म्स ऑफ आईसी इट शुड बी कंसीडर्ड एज, इट शुड बी स्टडीड अपॉन एज हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन। मेरे बच्चों ईमानदारी से, आई एम नॉट जजिंग यू बेटा, हम हेल्प करेंगे ना एक दूसरे की, लेकिन जो किताब लिख रही है क्यों लिख रही है उसका लॉजिक मैं बताऊंगा। आप ईमानदारी से बताइए क्या आपके दिमाग में भी यही धारणा है अभी तक कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस यस इट मींस मोर इज बेटर, but in terms of IC it implies higher the IC higher the satisfaction? Do you guys also think the same? Yeah, Tanisha is so honest। और तनिषा तो दिल्ली से भी नहीं है, तनिषा तो शायद पंजाब से या कहीं से है, तो तब भी तनिषा जी कह रही है कि हाँ मेरे हिसाब से यही है। हमारे बाकी लोग जो दिल्ली वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि हाँ हमने यही सीखा है। मेरे बच्चों आपके गुड़गांव, ठीक है, सॉरी तनिषा जी, गुड़गांव, गुड़गांव एक ही बात है तनिषा जी, सब भारत का हिस्सा है। लेकिन एनीवेज, तो अब जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो आपके आपके लिए बिल्कुल ही एक ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस रहने वाला है। आप कहोगे यार ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं था यार। तो मैं आपको बता दूं मेरा बच्चा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ आईसी मींस आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग,
सर ये कैसे पॉसिबल है सर, ये तो बिल्कुल ही अजीब बात बता दी सर आपने। नहीं सर, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इट। आइए आराम से समझते हैं आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इसकी इंप्लीकेशन। आइए आपको मैं जिस तरीके से सिखाऊंगा ये आपको ना इंटरनेट पे मिलेगा कहीं ना, आपको समझ लो बुक में तो रीडिंग्स में तो खैर है ही नहीं, तो आपको मैं अपने तरीके से इसको समझाता हूँ। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं एक बंडल है ए, ये है X1, ये है X2, ठीक है। थोड़ा सा वेग है मेरा ये तरीका सिखाने का, लेकिन जब आप ये तरीका सीख जाएंगे और फिर जब रीडिंग्स पढ़ेंगे देन डेडली कॉम्बिनेशन होगा, आप बहुत प्यार से इसको बहुत अच्छे तरीके से समेट पाएंगे। तो आइए अब मैं शुरू करता हूं आपके लिए। तो मेरे बच्चों ये कॉम्बिनेशन ए है, ठीक है। मैं बेटा आपको ध्यान से देखना इस क्वाड्रेंट पे ले जाना चाह रहा हूं, इधर इस तरफ। इसको मैं बोल देता हूं क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लगता हूं बी। तो आप बताइए बच्चों ए बेटर के बी आपके लिए, कंसीडरिंग मोनोटोनिक प्रेफरेंस आप फॉलो कर रहे हैं विच सेज मोर इज बेटर। सो वुड यू गो फॉर ए और वुड यू गो फॉर बी? टेल मी। बी, परफेक्ट। वुड यू रादर गो फॉर ए और सी? ए और सी? सी। ए और डी? डी। अब मेरे बच्चों आपको समझना है कि एक बात तो अब तय हो गई है कि अगर हम क्वाड्रेंट 3 में गए तो हम बेटर ऑफ हो जाएंगे। अ बिग स्माइल, यस और नो? आपको बी भी ए से बेहतर सेटिस्फेक्शन दे रहा है, सी भी बेहतर सेटिस्फेक्शन दे रहा है, डी भी बेहतर सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो ये बात तो तयशुदा हुई कि भाई अगर मैं क्वाड्रेंट 3 में गया आई विल बी डेफिनेटली बेटर ऑफ। बताइए ये बात समझ आती है? क्लियर है? आगे बढ़ू मेरा बच्चा? परफेक्ट। अब मेरा बच्चा, इसलिए मैं इस क्वाड्रेंट में नहीं जाना चाहता। क्या बात कर रहे हो सर? अच्छा तो है, जाओ ना। मैं इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहा हूं। इंडिफरेंस कर्व पर मैं सिर्फ वो कॉम्बिनेशंस देखूंगा जिसके प्रति मैं इंडिफरेंट हूं, ना बेटर ऑफ ना वर्स ऑफ। इसलिए मेरा यहां पर जाना अब निषेध है। मैं इस क्वाड्रेंट में नहीं जा सकता बिकॉज यहां के जो कॉम्बिनेशन है मेरे लिए बेटर हैं देन कंपेयर टू ए। And when I'm talking about indifference theory, I have to look for only those combination which are going to give me the same satisfaction as A. ठीक है मेरा बच्चा? अब चलते हैं क्वाड्रेंट 1। आप बताइए वुड यू रादर लाइक टू हैव ए और ई? ए और ई? आई गेस ए। ए और एफ? आई गेस अगेन ए। ए और जी? अगेन आई गेस ए। यानी दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट इज मेकिंग अस वर्स ऑफ, ठीक है। So again, quadrant one is not the one which we should be looking for. Because again, जैसे मैंने बताया, I need only those points. I repeat myself, I need only those points जिस पर मुझे same satisfaction मिले, या उन combination से मैं compare करूं जो A के बराबर same satisfaction दे रहे हों। I am afraid ना तो इस क्वाड्रेंट के कॉम्बिनेशन मुझे सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ये मुझे बेहतर बना रहे हैं, ना ही फर्स्ट वाले के, क्योंकि ये मुझे वर्स ऑफ कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर मेरा बच्चा? यहां तक बात क्लियर मेरा बच्चा? चलिए अब मेरे बच्चों, मैं सिर्फ आपसे 60 सेकेंड्स, 1 मिनट की मोहलत चाहूंगा इस चीज में ही, और फिर मैं आके उस चीज को कन्वे कर दूंगा, कन्विंस कर दूंगा। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी बात मान लीजिए कि क्वाड्रेंट 2 और 4 में आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। आपको क्वाड्रेंट 2 और 4 में सेम सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। सर कैसे प्रूफ तो करो? मैं 1 मिनट में प्रूफ कर दूंगा, बस 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लीजिए। चलो सर दिए आपको 1 मिनट। तो अगर आपने मुझे 1 मिनट दे दिए तो आपका आईसी डोंट यू थिंक ऐसे जाता? अगर आप 3 और 4 क्वाड्रेंट में नहीं जाना चाह रहे, आप 1 और 2 से जाना चाह रहे हो, तो आपका आईसी ऐसे ही तो जाता। हाँ सर, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। अरे सर चीटिंग कर रहे हो आप, चीटिंग कर रहे हो, प्रूफ कौन करेगा? प्रूफ करते हैं ना। देखिए ऐसा होता है इंडिफरेंस का। आपको पता है इसके ऊपर गए तो बेटर ऑफ, इसके नीचे गए तो वर्स ऑफ, इस पर रहे तो इंडिफरेंट। हाँ सर। अब देखो मेरे बच्चों,
यहां अगर आए, इस पे कोई भी कॉम्बिनेशन में इधर आए तो बेटर ऑफ ब्लू, और अगर इसके नीचे आए तो वर्स ऑफ दैट्स रेड, और अगर आईसी पर ही रहे तो फिर क्या बन जाएंगे? इन डिफरेंट। क्लियर ये बात? क्या बन जाएंगे बेटा? इन डिफरेंट। एक मिनट दीजिएगा बस मेरे को बच्चे। या क्लियर सबको? यहां तक क्लियर सबको मेरा बच्चा? सो हमारी प्रॉपर्टी क्या निकल कर आई? आर प्रॉपर्टी सेज आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बच्चे कहते हैं उसमें मोनोटोनिक प्रेफरेंस का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हो? आप ही ने तो बताया था बी इज बेटर देन ए, आप ही ने तो बताया था ए इज बेटर देन ई, यानी यू आर एक्चुअली फॉलोइंग मोनोटोनिक प्रेफरेंस मेरा बच्चा। यू वर टेलिंग मी मोर इज बेटर, डिडंट यू? तो मोर इज बेटर से तो प्रूफ किया है मैंने, आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और अगर इसको करे बिना आप रीडिंग्स की लैंग्वेज पढ़ते हो या नोट्स पढ़ते हो, इट इज गोना बी अ नाइटमेयर फॉर यू। आप कहोगे भाई साहब ये तो क्या ही समझे, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्या लैंग्वेज लिख रहा है, राइट अप लेफ्ट डाउन। लेकिन ये करने के बाद, ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, इट विल बी अ ब्रीजी अफेयर फॉर यू। बोलो जी, पहली प्रॉपर्टी क्लियर, वेल बिहेव प्रेफरेंसेस की, विच सेज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, विच सेज मोर इज बेटर, एंड इन टर्म्स ऑफ आईसी इट इंप्लाइज आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। आराम से टेक योर टाइम, कोई भी डाउट है पूछ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कूल। अब चलते हैं इसी की सेकंड प्रॉपर्टी पर, सो टू से सेकंड अजम्पशन भी आप कह सकते हैं मेरा बच्चा। तो आप उसकी बात करते हैं राज। चलो, अब जो सेकंड है बेटा वो है एवरेजेस, एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम्स, एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम्स। बच्चा कहता है इसका मतलब भी बताता हूं, बट इन टर्म्स ऑफ आईसी पहले इसकी इंप्लीकेशन जान लीजिए। इन टर्म्स ऑफ आईसी इट मींस आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कैसे? वो हमारे ऊपर है प्रूफ करना। और आप लोग इतने जहीन हो, इतने इंटेलिजेंट हो, मैंने अभी आपको बोला था वेल बिहेव प्रेफरेंसेस मतलब नॉर्मल गुड्स। आप याद करो छोटी क्लास से आप पढ़ रहे हो नॉर्मल गुड्स की प्रॉपर्टीज आईसी की। आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डन। आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, डन। हायर द आईसी हायर द सैटिस्फैक्शन, नॉर्मल। टू आईसीज कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, सभी में एप्लीकेबल है। किसी भी टाइप की प्रेफरेंस हो कभी भी आईसी इंटरसेक्ट करते ही नहीं है। नॉर्मल गुड्स के केस में ये दो आपको मेन लेनी होती है। तो वेल बिहेव प्रेफरेंसेस आप इसको यहां कहते हैं, इसको समझने का तरीका अलग है। तो अब आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, एवरेज इज द प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो मैं अब आपको बताता हूं मेरा बच्चा। थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है ये, लेकिन आप अगर अटक के करेंगे तो यूल बी गुड टू गो। मैं यहां पर तीन आपके साथ केसेस लेता हूं मेरा बच्चा, तीन डिफरेंट केसेस, और मैं आपको कहता हूं एक है कॉम्बिनेशन ए, एक है कॉम्बिनेशन बी। ध्यान लगाइएगा बेटा, एक लाइन खींच देता हूं आपके लिए ताकि ये कॉम्बिनेशन में आपको बता पाऊं। और इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले जाता हूं, ए बी, ठीक है। और एक कॉम्बिनेशन ले लेता हूं सी। तो आप बताओ मुझे, आपके हिसाब से एवरेज बंडल किस में होगा, ए में, बी में, के सी में? एवरेज से मेरा मतलब जिसमें मोर और लेस गुड वन और गुड टू सेम ही क्वांटिटी में मिल जाए, सी। वेरी गुड मेरा बच्चा। अब अगर ये ए कॉम्बिनेशन, ये बी कॉम्बिनेशन, सपोज 8 2 2 8, और आपका फेवरेट कॉम्बिनेशन एवरेज आई शुड से सी इज 5 5। बोलो जी, ये बात क्लियर? अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, दैट एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम में आईसी विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कैसे? मैं पहले बना देता हूं, प्रूफ करके दिखाऊंगा। दैट्स हाउ इट्स गोना गो। तो आप बताइए, जस्ट इमेजिन करिए ये आईसी है, डोंट यू थिंक सी आपके प्रेफर्ड जोन में,
जो अभी पिछली प्रॉपर्टी में भी सिखाया था मैंने आपको। प्रेफर्ड जोन से मतलब आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाला है सी। यस और नो? यस। एंड यू वांट टू अचीव दैट पॉइंट। परफेक्ट। अब बच्चा कहता है एवरेज आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम से आप ये दो पैनल्स में क्या प्रूव करना चाह रहे हो? आई डू दैट ना। अब मैं दोबारा मेरे बच्चों यही कॉम्बिनेशन लेता हूं, A2 B28 एंड योर C5 5। ठीक है। अगर आपका आईसी कॉन्वेक्स नहीं हुआ, आपका आईसी हुआ जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड आईसी, तो आपकी प्रेफरेंस ऐसे दिखाएगा वो, ये देखो ये। बच्चा कहता है इससे कहना क्या चाहते हो? इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बोला था एवरेज इज आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम। व्हाट इफ आई से, या यू एज अ कंज्यूमर से, आई लाइक एक्सट्रीम्स ओवर एवरेज। तो उस केस में एक्सट्रीम पॉइंट्स आपके कौन से हैं? ए और बी। यस सर, ए और बी है। यू आर लाइकिंग देम इंस्टेड ऑफ एन एवरेज बंडल। यस सर। उस केस में आपका डाइल्यूटेड आईसी बनेगा, जिसके मायने क्या हैं? जिसके मायने ये हैं, जब आप ऐसा आईसी बनाएंगे तो डोंट यू थिंक ये आईसीएससी आपका वर्स ऑफ रेंज में आ जाएगा। तो अगर आपको कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर ये लगता है that I don't like averages over extremes, I like extreme over averages, you are in trouble। अगर आप एवरेज की जगह एक्सट्रीम पर जाएंगे तो सबसे पहले तो आपका आईसी ऐसा बनेगा डाइल्यूटेड, बिकॉज यू लाइक बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स, सो यू वुड लाइक टू हैव दीज टू इंस्टेड ऑफ दिस। फिर जब आप आईसी बनाएंगे, then you will have a trouble, then you will face a problem that the so-called average bundle will be beneath this IC, and it has to be for you because you are telling me that you don't like average, you like extreme, so extreme must be better than C। But don't you think if extremes are better than C, that is the average bundle, then your IC will look something like this? थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान लगाइए। हमने इस प्रेफरेंस में बोला दैट एज अ कंज्यूमर आई लाइक एवरेज ओवर एक्सट्रीम, तो मैंने कॉन्वेक्स आईसी खींचा जिससे मैंने ये दिखा दिया एवरेज बंडल प्रेफर्ड जोन में। अगर आप मुझे कहते हो नहीं, आई डोंट लाइक एवरेज, आई लाइक एक्सट्रीम्स, यानी यू आर इन अ वे टेलिंग मी दैट यू लाइक ए एंड बी मोर देन सी। Yes, sir. If that is the case, then C must fall in the lower zone, the worst of zone, like this. Yes, sir. Then in that case, mera bacha, your IC will be something like this. Diluted IC. So, what is the problem with the diluted IC? You want to see the problem with diluted IC? Give me 2 to 3 minutes. मैं आपको इसकी प्रॉब्लम भी बताऊंगा जो आपकी रीडिंग नहीं बताती ना। अंडर यूटिलाइजेशन है, कुछ और है बिहार। अभी बताता हूं। इट्स नॉट अबाउट अंडर यूटिलाइजेशन। मैं ऐसा डॉट जोड़ूंगा, आप कहोगे यार वाकई में बात में दम है। अब मैं एक और एक्सट्रीम केस लेता हूं। अब सपोज एक कस्टमर आ गया, वो भी यही कह रहा है आई लाइक एक्सट्रीम ओवर एवरेज, लेकिन इसके एक्सट्रीम यहां पर है। कहता है या तो 10 का ए दे दो या 10 का बी, 5 5 नहीं चलेगा मुझे। अभी जो मैंने एक्सट्रीम वाला केस लिया, ये पार्शियल एक्सट्रीम थे कि बहुत गुड एक मिल जाए, थोड़ा सा दूसरा गुड मिल जाए। ये कंप्लीट उसमें चला गया एक्सट्रीम में। कह रहा है मुझे या तो गुड 1 दे दो पूरा 10, या तो गुड 2 दे दो पूरा 10, मेरे को एवरेज नहीं पसंद। आई लाइक कंप्लीट एक्सट्रीम पॉइंट्स ओवर एवरेजेस। इस केस में मेरे प्यारे बच्चों, यू विल हैव दिस कॉन्केव आईसी। बच्चा कहता है क्यों? बिकॉज अगर मैं कन्वेक्स आईसी बनाता हूं तो सी प्रेफर्ड जोन में आ जाएगा। व्हाट आई वांट टू शो इज सी उसके वर्स ऑफ जोन में हो, बिकॉज ही डज नॉट लाइक एवरेज बंडल, ही डज नॉट लाइक इट। बोलो जी, ये बात समझ आती है? अब आपको ये पॉइंट दिमाग में लगाना है, इनफैक्ट दो पॉइंट्स को जोड़ना है साथ में। आपने बोला एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम, दैट्स ग्रेट मेरे प्यारे बच्चों। इफ एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम, देन मैंने बोला द इंप्लीकेशन सेज आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और मैंने आपको प्रूफ किया इफ एवरेज इज नॉट लाइक्ड बाय द गाय, ही इज लाइकिंग एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो एवरेज उसके वर्स ऑफ जोन में आ जाएगा। आना ही चाहिए, बिकॉज ही डज नॉट लाइक सो कॉल्ड एवरेज बंडल्स। और अगर उसने ऐसी ये अपनी प्रेफरेंस रखी वेयर ही सेज आई डोंट लाइक एवरेज बंडल, आई लाइक एक्सट्रीम बंडल, वेदर इट इज अ पार्शियल एक्सट्रीम बंडल और अ कंप्लीट एक्सट्रीम बंडल, डोंट यू थिंक उसके आईसी की शेप या तो ऐसे बनेगी या तो ऐसे बनेगी? पहले ये बात समझ गया?
ये बात क्लियर हुई? अगर ये बंदा कह रहा है मुझे एवरेज पसंद नहीं, मुझे तो एक्सट्रीम पसंद है, तो भैया इसके आईसी तो ऐसे बनने वाले हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर लेते हैं। और अगर मेरे को व्यक्ति कहता है नहीं मुझे एवरेज पसंद है ओवर एक्सट्रीम, तो उसका आईसी ऐसे बनने वाला है। बोलो ये बात समझ आती है? क्लियर है मेरे बच्चों को ये बात? परफेक्ट। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो हमने प्रूव कर लिया कि ठीक है अगर एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम तो आईसी इज कॉन्वेक्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर प्रूविंग इट, व्हाट इज द यूज ऑफ इट। मैं दो तरीके से आपको सिखाता हूं इसका यूज, प्रैक्टिकल यूज जो आपकी बुक नहीं बताती। आप जब छोटे बच्चे थे मेरे बेटा, तो कंज्यूमर ऑप्टिमल जो आपका चैप्टर 5 में मैं आपको सिखाऊंगा वो बनाते थे। आप बताओ, देखते ही याद आ जाता है बच्चों को, ये वाला पॉइंट होता था इक्विलिब्रियम में, कंज्यूमर ऑप्टिमल सो कॉल्ड। यस और नो? अब ना अपनी चीजों को जोड़ और दिमाग लगा, यार ये तो एवरेज बंडल है, ये एक्सट्रीम बंडल नहीं है, ये एवरेज बंडल है। Averages are preferred over extreme means IC should be convex to the origin. अगर तू एवरेज नहीं लेता, एक्सट्रीम बंडल लेता, तो एक बात बताते रहे तो दो दो ऑप्टिमल पॉइंट हो जाते। ऑप्टिमल शुड बी वन ना बेटा, बात को समझना है। इसलिए हम कहते हैं एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम। अब यहां पे कहीं ज्ञानचंद आ जाएंगे हमको ज्ञान देने वीडियो देखने के बाद, ओह कॉर्नर इक्विलिब्रियम भी तो होता है, यहां पर हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा। अरे बंधु, हम वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस जब पढ़ते हैं तो वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस का मतलब है वी आर कंसीडरिंग बोथ गुड्स टू बी नॉर्मल। जब कॉर्नर इक्विलिब्रियम आएगा चैप्टर 5 में, वो तब सिखाऊंगा आपको। अभी आपको सिंपल ये बात समझ लेना है, वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस नॉर्मल गुड्स के केस होते हैं, और नॉर्मल गुड्स के केस में यू विल हैव इंटीरियर ऑप्टिमम, जिसको हम ये अभी ई पॉइंट से शो कर रहे हैं। और एक और तरीका बताता हूं, सपोज आपके पास दो गुड्स हैं, ठीक है, दोनों की एवरेज है, और एक बंदा है जिसके पास एक्सट्रीम है, एक गुड बहुत ज्यादा एक गुड बहुत कम। आप अपने आप को सेलर भी मान के चलो, अगर वो गुड जो आपके पास बहुत ज्यादा है उसका रेट एकदम ही गिर जाए, और जो गुड आपके पास कम है उसका रेट ज्यादा हो, आप तो फंस जाओगे। जब आप बेचने जाओगे कुछ पैसे नहीं मिलेंगे आपको। तो सर उल्टा भी तो हो सकता है, जो गुड्स मेरे पास ज्यादा है उसके रेट बढ़ जाए, बिल्कुल, बट रिस्क है ना। एवरेजेस हमेशा ही प्रेफर की जानी चाहिए, बिकॉज ये बैलेंस रखेंगे आपको। अगर दोनों ही गुड्स आपके पास सेम है, किसी का बढ़ गया किसी का ज्यादा भी हो गया रेट, किसी का कम हो गया, तो वो बैलेंस करेगा। इसको हेजिंग बोल लो, डिवर्सिफिकेशन, कुछ भी बोल लो। मैं आपको सिखाता हूं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इकोनॉमिक्स। आपकी किताब सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेन करके भाग लेगी कि भैया ये ऐसे था ये ऐसे था, चलो उसमें भी समझ कुछ नहीं आना आपको। मैं आपको अंडरमाइन नहीं कर रहा, आप रीडिंग एक बारी पढ़ के देख लो। अभी कल रात को 12-1 बजे फोर्थ सेम का रिजल्ट आया इको ऑनर्स का। मैं आपको शेयर कर दूंगा कितने लोगों के A+ है माइक्रो माइक्रो में, लाइन लगी हुई है। और फोर्थ सेम का अच्छा खासा पेपर होता है। तो कैच मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, चीज ना आपको प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ोगे तो मजा आएगा। तो मैं अब दोबारा से अपनी बात को रिपीट कर देता हूं। हमने वेल बिहेव प्रेफरेंसेस जब पढ़ी तो पहली उसकी अजम्पशन है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या? मोर इज बेटर, यस। लेकिन इन टर्म्स ऑफ आईसी उसका मतलब क्या है बेटा? इन टर्म्स ऑफ आईसी उसका मतलब है आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो अभी हमने प्रूव किया। सेकेंड अजम्पशन है एवरेज आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम। तो बेटा इसका मतलब है इन टर्म्स ऑफ आईसी दैट आईसी शैल बी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। और अगर आपका बंदा ये अड़ जाए, आपका कंज्यूमर ये अड़ जाए कि मुझे तो एवरेजेस पसंद नहीं, मुझे तो एक्सट्रीम्स पसंद है, तो या तो उसको पार्शियल एक्सट्रीम पसंद होगा या कंप्लीट एक्सट्रीम पसंद होगा। अगर पार्शियल एक्सट्रीम पसंद है और एवरेज को आपने वर्स ऑफ जोन में डालना है तो ऐसा बनेगा आईसी। और अगर आपको कंप्लीट एक्सट्रीम पॉइंट ही पसंद है तो आपका कॉनकेव आईसी बनेगा, बिकॉज सी को आपको आपके सो कॉल्ड वर्स ऑफ रीजन में डालना होगा। इट इज ओनली व्हेन ही इज प्रेफरिंग एवरेज दैट आईसी विल बी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। बोलिए बेटा यहां तक क्लियर मेरा बच्चा? चलिए, तो मैं आपको बता दूं, अब तक अब हम लोगों ने चैप्टर 2 निपटा लिया है बेटा। रीडिंग्स अलग करिए, बैक क्वेश्चंस प्लस पास पेपर्स अलग किए, और वर्कबुक अलग सॉल्व किए। आप एक बारी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आप पाएंगे जो रीडिंग्स अगर चैप्टर 2 की हमको तैयार करनी है तो उसके लिए 2 वीडियोस हैं।
जो बैक क्वेश्चंस और पास पेपर्स करने हैं तो उसके लिए एक वीडियो है, जो वर्कबुक सॉल्व करी है तो उसके लिए एक वीडियो है। सो आप जब माइंडसेट लेके बैठेंगे कि मुझे रीडिंग्स ही सिर्फ देखना है चैप्टर 2 का, उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, देन तो दो वीडियोस वॉच करें। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं कि कल ही मेरा पेपर है, स्कूल कॉलेज में इंटरनल है, देन तो आपको सिर्फ बैक क्वेश्चन और जो पास पेपर्स का वीडियो है वो देखना चाहिए कि बैक क्वेश्चंस क्या है, पास पेपर में क्या क्या आया है, उसको सॉल्व कर लें। और वर्कबुक एनी डे आप जरूर सॉल्व करें। हालांकि चैप्टर 2 की वर्कबुक मैंने पेपर में आते कभी देखी नहीं है, वर्कबुक के क्वेश्चन चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स ही आते हैं, बट इट्स माई ड्यूटी कि मैं आपको हर चैप्टर की वर्कबुक सॉल्व करके दे रहा हूं, दूंगा रादर। अब आते हैं चैप्टर 3 पर। देखो बेटा, चैप्टर 3 का जो रीडिंग का पार्ट है वो आज खत्म हो चुका है इसके साथ। इसमें भी यू हैव टू वीडियोस, आप देख सकते हैं इसमें दो वीडियोस बनी हुई हैं, तो उसमें लिखा भी हुआ है डिस्क्रिप्शन में कौन सी वीडियो कहां तक है। अच्छा, कल को अगर आप ये रीडिंग्स पढ़ो, इसमें एक और टॉपिक दिखेगा आपको आगे, एमआरएस। वो सिर्फ थ्योरी डिफाइन करी हुई है, एक्चुअल एमआरएस मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले चैप्टर्स में। इसी में फिर आपको बैक क्वेश्चन और पास पेपर की एक वीडियो मिलेगी, और इसी में आपको वर्कबुक की एक वीडियो मिलेगी। मैं आपसे एक विनती चाह रहा था, अगर आप लोग मेरे को ये परमिशन दे दें। देखिए, बैक क्वेश्चन और पास पेपर वो तो आप वीडियो से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट्स ले सकते हैं। लेकिन इसके वर्कबुक के क्वेश्चन माउथ वाटरिंग क्वेश्चंस हैं वो, मजा आ जाता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। इतने प्यारे प्यारे बच्चों, आप कौन सा कर्व यू शेप होता है? सोचो सोचो, कौन सा कर्व यू शेप होता है? इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो ना, इकोनॉमिक्स तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है। बताओ कौन सा कर्व यू शेप होता है? पढ़ा होगा ना बचपन में कभी, दिस कर्व इज यू शेप्ड। याद करो, एमसी कर्व इज यू शेप्ड, एसी कर्व इज यू शेप्ड। याद आया कुछ? याद आया बेटा? आवाज आ रही है मेरी बच्चे? है ना? हाँ। तो बेटा आपको बात समझा दें, जब आप वर्कबुक करोगे ना मेरे साथ चैप्टर 3 की, माउथ वाटरिंग, आपको मैं आईसी सिखाऊंगा यू शेप। कब आईसी यू शेप बन जाता है, ओहो मजा ही आ जाएगा आपको सॉल्व करने में। आपको इतने बढ़िया बढ़िया केसेस उसमें मिलेंगे ना, मतलब मैं कह रहा हूं पेपर में आए ना आए, आपका दिमाग जो बनेगा ना, दैट विल बी, मजा ही आ जाएगा आपको। और मैं ना थोड़ा कच्चा लालच और लेके चल रहा हूँ, मैं आपको जान के इतने डिटेल में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि कल को अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस पेपर दिया ना, मैं सच कह रहा हूँ, आग लगा दोगे आप पेपर में। आप एक काम करना, मैं आपके साथ ना एमए इको एंट्रेंस के पेपर्स शेयर कर दूंगा, आप बोलोगे भाई साहब ये पेपर तो मैं क्रैक कर दूंगा। मैं इसलिए डिटेल में लेके जा रहा हूं आपको चीजों में। और ये जो बैक क्वेश्चन और ये जो पास पेपर के क्वेश्चन और वर्कबुक है ना, मेरा कच्चा लालच, मैं थर्ड सेम का पेपर तो देख ही नहीं रहा, मुझे दिख रही है लॉन्ग रन कि एमए का पेपर कैसे निकालेगा तू, डीएससी कैसे निकालेगा तू, उसकी तैयारी है सारी। उसके लिए थोड़ा डिटेल जाना पड़ेगा, हमको जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 अब आपका यहाँ खत्म हो जा रहा है। अब मैं एक चीज और बता दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना, अगला जब शुरू होगा, मैं इसका भी अभी बता रहा हूँ क्लास का, मैं ना चैप्टर 4 और 5 साथ में कराता हूँ। अलग से चैप्टर 4 कुछ नहीं होता आपकी रीडिंग में, उसमें सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन्ड है, कुछ भी नहीं होता। तो मैं 4 और 5 साथ में मिक्स करके कराता हूँ, उसमें आपका 4 ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। 4 अलग से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, काम का मैं समय थोड़ा ना खराब करूंगा आपका। वो थ्योरी क्या पढ़ाऊं मैं आपको जो पेपर में नहीं आनी, और जो मुझे पता है जब 5th चैप्टर में मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा, 4th अपने आप उसमें यूज हो जाएगा। तो इसलिए 4th और 5th साथ में होगा, ये दिमाग में रखिएगा। प्लेलिस्ट में भी आपको दिखेगा चैप्टर 4 एंड 5 का फोल्डर, या क्लास चैप्टर 4 एंड 5 एक साथ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, मैं अलग अलग नहीं बनाऊंगा, वो एक साथ बनाई जाती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है। अब छोटी सी विनती, ये वर्कबुक मेरे से एक एक्स्ट्रा क्लास ले लो, जो टाइम आप बोलो, रात में मैं ग्रुप में मेरे तुम्हारे को टाइम के ऑप्शंस दे दूंगा। मैं चाह रहा हूँ वर्कबुक की क्लास, मैं खाली वीडियो नहीं देखना चाहता आपके साथ, या मैं चाहूंगा तो डाल देता हूँ इसमें, ऐप पे अपलोड कर देता हूँ वीडियो की उसकी वर्कबुक की वीडियो। पर नहीं यार, वो मेरे साथ करो, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, क्या दिमाग चलेगा। कल को एमए इको का एंट्रेंस भी तो देना है ना भाई, तो वो अभी तैयारी हो जाएगी। और इस चक्कर में मत रहना कि मैं इसलिए आपको वो पुश कर रहा हूँ कि मेरी कोई फीस बन जाएगी उसमें। अरे भैया, मैं वैसे फ्री में शेयर कर दूंगा आपके साथ पूरा एमए इकोनॉमिक्स का कोर्स। वो मेरे ना इतने कच्चे सौदे नहीं है मेरे। मेरे को चाहिए कि अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो फिर उसको पूरा खत्म ही करो एंड तक। पेपर क्रैक करके आओ, तुम्हारी मर्जी उसकी बात, करना है नहीं करना, लेकिन तुम्हें होना चाहिए कि ढंग से पढ़िए हमने चीजें भाई साहब। तो इसलिए वर्कबुक के क्वेश्चन, वर्कबुक की जब भी क्लास हो ना किसी भी चैप्टर की, वो तो लाइव ही लो हमेशा, ये मेरी विनती रहेगी आपसे।
वर्कबुक की हमेशा ही लाइव लेनी है क्लास, बाकी भी लाइव लो तो वो तो इवन बेटर है। ठीक है जी। सो चैप्टर 3 मैंने अब खत्म कर दिया मेरा बेटा। वीडियो होपफुली जल्दी ये वाली सेम ही मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरा रहता है हर साल ना मैं वही वीडियो डालूं जो मैंने बच्चे को लाइव पढ़ाई है, तो उसको ना याद करने में आसानी रहेगी, ये मेरी कोशिश रहती है। यस, बीच में 2-3 वीडियोस आपको पुरानी भी मिल सकती हैं, लेकिन वो होती है जो मेरे हिसाब से समझ आ जाएंगी। लेकिन ज्यादातर मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि जो लाइव मैंने बच्चे को पढ़ाया उसको, उस बच्चे को उस ईयर में वही वीडियो मिले। तो अब चैप्टर 3 आपका मैंने खत्म कर दिया बेटा, दैट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में आप ब्लैंचार्ड के 3 चैप्टर निपटा चुके हो, चैप्टर 6, 7, 8। नौवा अगली क्लास में आप निपटाओगे। नौवा 2 क्लास लगा के कराऊंगा, एक क्लास में नहीं कराऊंगा। लेकिन ब्लैंचार्ड के 4 चैप्टर मतलब समझ लो 40% मैक्रो खत्म हो गई आपकी सिलेबस। माइक्रो, वेल इट हैज जस्ट स्टार्टेड। मेन शुरू होगा 5th चैप्टर ऑनवर्ड्स, खेल आपका जो पेपर में आएगा। ठीक है जी, कोई भी सवाल है प्लीज पूछिए मेरा बच्चा। बाकी ये एक्स्ट्रा क्लास का टाइम मैं आपके साथ ग्रुप में पूछ लूंगा। कोई भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए, टाइप कर लीजिए। वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस बेटा। पक्का? चलो, क्लासेस अटेंड करते रहना। चैप्टर इज ओवर, लेट्स मीट सून। जिसमें ये तो वीडियो से देख लेना, वर्कबुक में अपने सामने कराऊंगा, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा हमको। ठीक है जी। विहान का कोई क्वेश्चन आया हुआ यार, एक मिनट मेरे पास, एक मिनट विहान निकाल रहा हूं बेटा, एक मिनट राजा, थोड़ा दूर है माउस। विच, वो कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, कूपन इनवैलिड था। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अभी तेरे साथ दोबारा कूपन एक शेयर कर देता हूं बना के, तू फिर परचेज कर लेना बेटा वहां से। ठीक है राजा, अभी कर देता हूँ शेयर। ठीक है मेरे बच्चे। मेरे को लगता है शायद विहान नाम का कोई और बच्चा ना हो 4th या 5th सेम का, तो शायद उसको मतलब उसके नाम पे ना बन गया हो। मैं भी कर दूंगा सही, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास बेटा।